9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। इनके लौटते ही अपने भारत की राजनीति में खलबली मच गई। देखिए, वैसे सवाल क्या आता है, पर यहाँ देखिएगा, महात्मा गांधी जी भारत कहाँ से आए थे, कहाँ से लौटे थे? तो दक्षिण अफ्रीका से। अच्छा, ये दक्षिण अफ्रीका में आश्रम बना के रहते थे। वह जगह था टोल्स्टॉय। ध्यान रखिए, जगह का नाम है टोल्स्टॉय, समझ रहे ना? जगह का नाम है टोल्स्टॉय, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। और इनके साथ या साथी कहिए पोलक थे। कौन थे? पोलक। देखिए, ये दक्षिण अफ्रीका में प्रसिद्ध हुए थे क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में एक मतलब भेद चल रहा था वहां, भेदभाव, काले गोरे के बीच भेदभाव, रंग भेद जिसको कहते हैं। तो इस भेदभाव के कारण दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने आंदोलन किया और दक्षिण अफ्रीका की सरकार को झुका दिया। तो वे दक्षिण अफ्रीका में जब प्रसिद्ध हुए थे तो भारतीय है, और इसलिए जो है, ठीक है, जब ये भारत में आए तो इनकी पहचान, कोई पहचान के मोहताज नहीं थे। इनकी पहचान अपने भारत में भी अच्छा खासा था। ये जब साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका को जब मतलब माने कि एक ऐसे श्राप से मुक्ति दिला दिए जिसमें रंग भेद था, तो लोगों को ऐसा लगा कि भाई महात्मा गांधी कुछ न कुछ अगर हमारे भारत आए हैं, अगर इनका सपोर्ट रहा तो कुछ करेंगे। क्योंकि जब भारत आए थे इन्होंने भी एक आश्रम बनाया अपने भारत में भी, गुजरात में साबरमती नाम आप लोग सुनते ही, ठीक है, साबरमती, वहां पर इन्होंने आश्रम बनाया था भारत में। ये बात ध्यान रखिएगा ना, इनका जो अपने भारत में आश्रम था साबरमती आश्रम। देखिए, इसके आगे एक और घटना पढ़ेंगे हम लोग। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। ये लखनऊ समझौता क्या था? तो लखनऊ में एक मीटिंग बुलाई गई और इनके बुलाने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक देखते हैं कि अंग्रेज सरकार किसी की बात को नहीं सुन रहे है। अगर कोई सुन रहे हैं तो केवल कांग्रेस की बात को सुन रहा है ना, केवल कांग्रेस की बात ही चल पा रहा है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इनका कहना है कि देखो मुस्लिम लीग है वो अलग है, अब कांग्रेस की बात को अगर सरकार सुन भी रही है, ठीक है, तो कांग्रेस तो भाई अपना अकेलापन में है। अगर ये सब मुस्लिम लीग, कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस भी दो भागों में बटा हुआ था, नरम दल और गरम दल, अगर सब मिल जाए और सब अपनी बातों को अगर एक साथ रखें तो कहने की सरकार जो है, ठीक है, इन दल के सामने झुकेगी, बात मानेगी, उनकी विचारों को सुनेगी, ठीक है ना। देखिए, क्योंकि यहाँ पर लखनऊ समझौता बुलाया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और इनका उद्देश्य क्या है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये सबको एक साथ करना। क्या करना? एक साथ करना, एकजुट करना। उसी समय 1916 में ही एक और भी देखिए, यहाँ पर होम रूल आंदोलन हुआ। देखिए ना, इसका मतलब देखिए, होम रूल, होम मतलब घर, स्वदेशी, है ना। इसमें क्या था, क्योंकि इनका जो मतलब ये संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है, इनका संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, और इनके साथी भी थे, साथ देने वाले एनी बेसेंट। पहले इस आंदोलन का हम लोग उद्देश्य देखते हैं। देखिए, इस आंदोलन का उद्देश्य था स्वदेशी को अपनाना। अपने भारत में बनी वस्तुओं को ही हम अपनाएंगे, बाकी जो है हम किसी भी चीज को नहीं अपनाएंगे। क्योंकि अब अपनी बातों को अगर हमको कहना है तो आपको हम कह रहे हैं ना, आप लोग समझ रहे, सुन रहे हैं, आप लोग ऑफलाइन हैं तो ये सब सुन रहे हैं। लेकिन अगर हमें पूरे भारत को कहना है तो सोशल मीडिया के माध्यम से या उस समय जो भी माध्यम होगा उस माध्यम से लोग खबर करते हैं। तो जो देखिए बाल गंगाधर जो तिलक है, उन्होंने न्यूज पेपर प्रकाशित किया था केसरी मराठा। इस आंदोलन का ध्यान रखिएगा, ये सवाल आपको पूछा जाता है। इनका न्यूज पेपर था केसरी और मराठा। इनके साथी जो थे एनी बेसेंट, इनके साथ दे रहे थे, उन्होंने भी जो है अखबार प्रकाशित किया, न्यूज पेपर प्रकाशित किया, कॉमन न्यू इंडिया। कॉमन न्यू इंडिया, ये जो है कि अखबार प्रकाशित किए, और इस अखबार के माध्यम से लोगों को एक साथ एकजुट करने का प्रयास के, लोगों को ये कह रहे थे कि अपने देश की वस्तुओं को अपनाओ। होम रूल आंदोलन की शुरुआत जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। फिर बता रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आइए।
देखिए 1916 में लखनऊ समझौता पड़े ना, उस समझौता में क्या हुआ कि जब महात्मा गांधी जी उसमें शामिल हुए थे, जब बाहर आए तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल। क्या नाम है? राजकुमार शुक्ल। उन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण के किसान के स्थिति के बारे में बताया। देखिए महात्मा गांधी को उन्होंने बताया कि किसानों की स्थिति काफी दयनीय है। वजह है नील की खेती। सरकार जबरदस्ती उससे नील की खेती करवाती है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे देखिए बात क्या है, बात अगर समझे ना अगर इसकी, तो समझ में क्या आता है कि पहले नील जो था किसान उपजाते थे, उनकी अच्छे खासे बिक्री हो जाता मार्केट में, तो टैक्स को देने में, लगान को देने में कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब जापान हो गया, ये सब जानने कर, जो विदेशी है, जब हाथी वाला नील बनाने लगा, रंग लेप वाला, ठीक है, बनाने लगा, केमिकल वाले बनने लगा नील, तब जो है कि इनकी मांग कम है, लेकिन इनको टैक्स देना है, तो किसानों की स्थिति काफी दयनीय हो गई। एक तो किसान अगर एक बार नील की खेती करे, ठीक है, तो लगभग वो जो जमीन है, भूमि है, वह खराब हो जाती है। 2 साल 3 साल के लिए वो जो भूमि वर्जित होता है, उस पर खेती नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर किसानों को जो है खेती करना पड़ता है ना। अब कम ही हो ज़्यादा हो, क्योंकि टैक्स देना है। टैक्स के लिए जो है इतने गरीब हो गए, इतने इनकी स्थिति खराब हो गए कि लास्ट में जो है महात्मा गांधी को सूचित करना पड़ा, क्योंकि सूचित करने राजकुमार शुक्ल गए थे। ये सवाल याद कर रखना है ना, ध्यान रखिएगा। और महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किए थे, जो महात्मा गांधी करे थे चंपारण सत्याग्रह। ये हमारे बिहार में चंपारण जिला। अब देखिए 1918 में एक आंदोलन होता है, मिल मजदूर आंदोलन, क्योंकि उसको हम अहमदाबाद आंदोलन के नाम से जानते हैं। अहमदाबाद फैक्ट्रियों के मामले में वहाँ पर बहुत ही बढ़िया व्यवस्था था। अहमदाबाद में, गुजरात में अहमदाबाद है, वहाँ पर क्या है कि एक बीमारी आ गई, प्लेग। बीमारी नहीं कि महामारी कह दीजिए, प्लेग एक महामारी है ना। तो देखे थे कोरोना काल में लोग जो है कि बाहरी जगह को छोड़कर अपने अपने गांव को लौट रहे थे, तो उस बीमारी के दौरान जो है, जो भी मतलब वो बाहर काम करने वाले मजदूर थे, वे वहां से अपने घर को लौट रहे थे, वापस लौट रहे थे। तो जब ये अगर वापस लौट जाएंगे अगर ये, तो क्या होगा? तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, मिल बंद हो जाएंगे। तो उस बंद को रोकने के लिए वहाँ के मालिकों ने क्या कहा कि जो भी मजदूर यहाँ पर रुकेगा उसको हम बोनस भी देंगे और वेतन में बढ़ोतरी कर देंगे। अब जिनको पैसे की जरूरत है या जो रुकना चाहते हैं वो रुके, वहाँ पर फैक्ट्री चलता रहा, काम होता रहा, वेतन और बोनस मिलने लगा। लेकिन जैसे बीमारी खत्म हुआ, उनको बोनस को काटना शुरू कर, वेतन को कम कर दिया। तो इसीलिए जो है मजदूरों ने जो है महात्मा गांधी को सूचित किया, क्यों सूचित किया कि देखिए जब मुसीबत था, जब दिक्कत था, तो हम साथ थे, और जैसे वो मुसीबत हट गई, बीमारी खत्म हो गई, तो फिर मेरा वेतन को कम क्यों किया जा रहा है ना। मेरा वेतन उतना ही रहना चाहिए, हमें वेतन में कमी नहीं होनी चाहिए। पहली बार ध्यान रखिएगा, हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल पहली बार जो है मिल मजदूर आंदोलन में ही हुआ था, पहली बार। क्योंकि महात्मा गांधी ने सबसे पहले कौन सा आंदोलन किया था? चंपारण सत्याग्रह किए थे ना सबसे पहले। लेकिन भूख हड़ताल जो है सबसे पहले किया गया था मिल मजदूर आंदोलन, जो कि अहमदाबाद आंदोलन है, उसमें सबसे पहले भूख हड़ताल किया गया। समझ में आया सबको? देखिए 1918 में एक और आंदोलन हुआ था, खेरा आंदोलन। गुजरात में ये जगह है खेरा, वहीं पे आंदोलन हुआ था। क्योंकि आंदोलन का उद्देश्य था लगान माफी। लगान माफी क्या? देखिए उस वर्ष क्या हुआ, 1917 में बहुत ज़्यादा बारिश हो गया और फसल खराब हो गई, किसानों की स्थिति खराब हो गई। लेकिन सरकार लगान माफ नहीं करा, क्योंकि सरकार के कानून में यह प्रावधान नहीं था कि बारिश के कारण अगर कोई क्षति होता है तो लगान को माफ कर देगा। सरकार किसानों से लगान को वसूलती, जो कि किसान असक्षम था।
क्या हुआ कि सरकार ने इन पर आरोप लगाया किसान पर कि इनको लगान न देने के लिए बाहरी लोग भड़का रहे हैं। तो इसलिए लोगों ने कहा कि भाई हमें ऐसा कोई मैटर नहीं है, बस हम सक्षम नहीं है इसलिए हम लगान नहीं दे पा रहे। और ये सरकार द्वारा जो आरोप है वो निराधार है, गलत है। इसलिए जो है 22 जून 1918 को, ठीक है, सत्याग्रह का आह्वान किया गया, जिनका नाम है खेरा आंदोलन। समझाया ना, जो खेरा आंदोलन हुआ था लगान माफी हेतु। देखिए आगे चलकर 5 फरवरी 1919 को सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया, रॉलेट एक्ट। इस कानून का नाम है रॉलेट एक्ट। ये कानून को काला कानून भी कहते हैं। इसके तहत क्या है, ठीक है, पहली बात तो जो अंग्रेज सरकार है वे नहीं चाहते थे कि आंदोलन हो, लोग उनके खिलाफ आंदोलन करें। कोई भी नहीं चाहता है, अंग्रेज सरकार कोई भी नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ क्या है कि रॉलेट एक्ट बनाया गया कि शक के आधार पर, अगर शक होगा कि ये लोग आंदोलन करने वाले हैं, बस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर लेना। शक के आधार पर बिना वारंट के गिरफ्तारी कर लेना, समझ रहे ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, काला कानूनी बोलते हैं। ये कब लागू, 5 फरवरी 1919। देखिए तो इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की बात है, ये पंजाब के अमृतसर में एक बगीचा है जिनका नाम है जलियांवाला बाग। लोग वहाँ पर मीटिंग कर रहे थे, बैठक कर रहे थे, है ना। वहाँ पर मीटिंग में काफी लोग जमा थे, काफी लोग, क्योंकि बगल में ही मेला लगा हुआ था, तो लोग मेला देखने के लिए भी गए थे। तो जब मीटिंग होता देखे ना, सभा में लोग नहीं जाते, सभा में गए थे। जलियांवाला बाग में 2 गेट था, एक साइड से भी गेट था और एक इधर से भी गेट था ना, 2 गेट थे। क्या हुआ, देखिए क्या जाता है कि इसे ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, चाहे कोई भी हत्याकांड अगर होता है ना, तो क्या है गद्दार छिपा रहता है ना। भारत के गद्दार थे हंसराज। उन्होंने क्या किया, एक तो दूसरा गेट है उस गेट को बंद कर दिया, और पहले जो गेट है उस गेट से जो है यहाँ पर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, और वैसे आपको पुस्तक में, किताब में केवल जनरल डायर लिखा रहता है या जनरल और डायर लिखा रहता है, ठीक है, देख लीजिएगा जैसे भी लिखा है। हम पूरा उसका नाम लिखते हैं, जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, पूरा नाम उनका है। अशोक पेट में उनका जनरल डायर लिखा था या जनरल ओ डायर लिखा था। उसने क्या किया, गोली बरसवाना, आप सोचिए कितने लोग शामिल है, और गोली बरसवाना शुरू कर दिए। गेट पर से खराब, एक गेट तो बंद है यहाँ पर, दूसरे गेट पर से गोली बरसाना शुरू हो गया। कितने लोग तो भागदड़ में ही एकदम चपा कर मर गए होंगे, है ना। आज भी जाइएगा अगर इस जगह पर, तो आपको लाल खून का निशान मिलेगा, है ना, गोलियों के निशान मिलता है आज भी। इतना मतलब दर्दनाक वह सीन का दृश्य था, समझा ना ये। देखिए उस समय वायसराय कौन थे, तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और ये घटना है पंजाब के अमृतसर की घटना, समझाया। देखिए, और यही घटना कहीं ना कहीं अंग्रेजी सरकार को उठाने का काम किया। उस समय के बाद लोग अब साफ मतलब सोच लिए, है ना, कि नहीं अब तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जानते यहाँ तक कि इनको जनरल डायर को जो है, जनरल डायर को भारत में और इंग्लैंड में भी विरोध किया गया। भारत में भी और इंग्लैंड के लोग भी इनका विरोध किया।